जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कल्पाक्ष। आइए शुरू करते हैं 300 हार्ड डे चैलेंज का हमारा जो आज का लेक्चर है स्टैटिक जीके का। उसमें जो देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द रामायण सीता एन इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण। तो इसके जो आंसर है वो है अमीश त्रिपाठी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, who has written the novel अनटचेबल उपन्यास किसका है? ऑप्शन नंबर 1 प्रेमचंद, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आरसी मजूमदार और मुल्कराज आनंद। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद द्वारा लिखा गया उपन्यास है अनटचेबल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से क्रैकिंग द कोड माइक के पुस्तक के लेखक कौन है? राजकुमार राव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हर्षवर्धन कपूर और आयुष्मान खुराना। तो इसका जो आंसर है वो है आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना बॉलीवुड एक्टर है, बॉलीवुड एक्टर इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है क्रैकिंग द कोड। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। इसमें पूछा गया है कि एस अगेंस्ट ओड किसकी रचना है? मीराबाई चानू, साइना नेहवाल, मैरी कॉम और सानिया मिर्जा। तो इसका जो आंसर है वो है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा भारत की जो टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं उनके द्वारा लिखी गई है एस अगेंस्ट ओड। इसके अलावा एक और नाम इसमें दिख रहा होगा आपको मैरी कॉम का। तो इनके द्वारा जो लिखी गई है वो पुस्तक का नाम है अनब्रेकेबल। ठीक है, तो ये हमको याद रखना कि अनब्रेकेबल किसके द्वारा लिखी गई है? मैरी कॉम के द्वारा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? तो एपीजे अब्दुल कलाम, राजेंद्र सिंह, श्रीधरन, सत्य भामादास बिजू। तो इसमें से जो इसका आंसर है वो है, आपको पता होगा कि एपीजे अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान। इनके अलावा एपीजे अब्दुल कलाम का निकनेम भी हमको याद रखना है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इन्हें हम बोलते हैं, भारत के 11वें राष्ट्रपति रह चुके हैं ये। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 द गाइड एक नोवेल है, उसका जो लेखक है उनका नाम पूछा है कि किसके द्वारा लिखी गई है ये? तो नीरज चौधरी, आर के नारायण, खुशवंत सिंह और मुल्कराज आनंद। तो जो आर के नारायण जी है उनके द्वारा लिखी गई है द गाइड 1958 में। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा है कि आत्मकथा और क्रिकेटर्स के नाम दे रखे हैं, 4 क्रिकेटर्स के नाम दे रखे हैं। इसके अलावा उनकी 4 ऑटोबायोग्राफी। तो इसमें से जो सही नोट करेक्ट पूछा है, तो पहला देख लेते, सीधे दिल से, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, कपिल देव। तो ये तो सही है कि कपिल देव की जो ऑटोबायोग्राफी है या फिर उनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उनका नाम है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। सेकेंड जो है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई है। प्लेइंग इट माई वे, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये गलत है, प्लेइंग इट माई वे ये सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है क्रिकेट डिलाइटफुल, ये मुश्ताक अली, कैप्टन मुश्ताक अली के द्वारा लिखी गई है। यदि हम वीवीएस लक्ष्मण की बात करें तो वीवीएस लक्ष्मण भी भारतीय क्रिकेटर है और इनके द्वारा जो लिखी गई है वो है 283 एंड बियॉन्ड। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक अनफिनिश्ड ए मेमोयर। तो इसका जो क्वेश्चन का ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर, आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण। इसमें से किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह है प्रियंका चोपड़ा के द्वारा लिखी गई बुक अनफिनिश्ड ए मेमोयर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई बुक। तो विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई बुक कौन सी है? ए सुटेबल बॉय, एंशिएंट इंडिया, द ग्लास प्लेस एंड शो बिजनेस। इसमें से जो सुटेबल बॉय है वो विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई है, भारतीय राइटर है। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, एंड देन वन डे ए मेमोयर इज ए ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉलीवुड आर्टिस्ट। किस बॉलीवुड आर्टिस्ट के द्वारा ये बुक लिखी गई है? प्रियंका चोपड़ा, करण जौहर, नसीरुद्दीन शाह और शाहरुख खान। तो और फिर एक दिन एक संस्मरण है, ये लिखी गई है
नसीरुद्दीन शाह के द्वारा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी तक हमने जो देखे वो बुक्स वाले क्वेश्चन हो चुके। बुक्स में हमने जैसे विंग्स ऑफ फायर देख चुके हैं, अनब्रेकेबल देख चुके, 283 एंड बियॉन्ड। इसी टाइप से अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डेज के ऊपर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट 1 ईयर में डे बनाए जाते हैं। तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे पूछा है कि हर साल कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की बात करेंगे, 20 जून को मनाया जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। और ये किसके याद में मनाया जाता था। तो मेजर ध्यानचंद जी, जो क्रिकेट के हॉकी के जादूगर माने जाते हैं, उनके नाम उनकी जो पुण्यतिथि या जन्म दिवस है उनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है 29 अगस्त को खेल दिवस। इसके अलावा एक और जो पॉइंट हमको ये याद रखना है कि भारत का जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था उसका नाम भी जो रखा गया वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो बनाया गया वो अभी भारत में जो 2023 में मनाया गया कौन से नंबर का था। तो इसमें पहले हम ये देखेंगे कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया किस तारीख को जाता है। तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। ठीक है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और 2023 में 13वां था। 2024 में आपका 2024 में 14वें नंबर का राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट है किस वर्ष यूनाइटेड में इंटरनेशनल योगा डे कब स्टार्ट हुआ। तो इंटरनेशनल योगा डे हुआ है 2014 को स्टार्ट। 2014 में स्टार्ट हुआ है इंटरनेशनल योगा डे। इसके अलावा यदि 2015 में बात करेंगे, एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है, नीति आयोग की स्थापना या नीति आयोग अपने स्टार्ट हुआ था। नीति आयोग का फुल फॉर्म यदि बात करेंगे तो नेशनल इंफॉर्मेटिव या इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसका याद रखना है। नीति आयोग में देखेंगे तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद एक कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है वर्तमान के वो कौन है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंटरनेशनल टाइगर डे। इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है। तो ये है 5 जुलाई, 30 जुलाई, 29 जुलाई और 4 जुलाई। तो इसका जो आंसर है वो है 29 जुलाई। 29 जुलाई को टाइगर डे बनाया जाता है। इसी तरीके से जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा दिन विश्व की स्थापना का प्रतीक है। स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस या WHO की स्थापना हुई थी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17, विच डे हैज बीन डिक्लेयर्ड एज हैंड हाइजीन डे या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा WHO द्वारा जो हाइजीन डे बनाया जाता है उसको किस तारीख को मनाया जाता है। तो 21 जुलाई, 18 अगस्त, 5 जून, 5 मई और 14 जून। इसका आंसर है 5 मई। बात करेंगे नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे। तो विश्व जल दिवस की बात कर रहे हैं तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। इसी तरीके से 22 अप्रैल को जो मनाया जाता है वो है विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस यदि बात करेंगे तो ये बनाया जाता है 22 अप्रैल को। इसके अलावा 22 मार्च को विश्व जल दिवस। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है अंतरराष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2021 का विषय क्या है। तो यदि हम बात करें कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है तो 22 अप्रैल को। हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और जो इस वर्ष का पृथ्वी दिवस था उसका जो 2021 का विषय था उसका था हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करना। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, रामसर साइट से क्वेश्चन पूछा गया है कि रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा दिन विश्व आर्द्रभूमि दिवस है। तो इसका जो आंसर है वो है 2 फरवरी। हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है।
इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। ऑर्थर कॉम्पटन के साथ मिलकर 1927 में आवेशित कणों का पता लगाने के लिए क्लाउड चेंबर के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? हेराल्ड उरे, अर्नेस्ट लॉरेंस, चार्ल्स विल्सन और फ्रेडरिक सोडी। तो इसका जो आंसर है वो है चार्ल्स विल्सन। चार्ल्स विल्सन को इनको संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। निम्नलिखित में से कौन सा 1913 में अपनी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला यूरोपीय या गैर यूरोपीय व्यक्ति था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर और द्वारकानाथ टैगोर। यदि हम बात करें इसमें से तो जो पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति वो थे भारत के रविंद्रनाथ टैगोर। इनको गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके साथ में यदि एक बंकिम चंद्र चटर्जी, इनकी एक रचना का नाम याद रखना आपको, दुर्गेश नंदिनी। ठीक है। अवनींद्रनाथ टैगोर एक चित्रकार थे, ये याद रखना है। इसके अलावा इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को समाप्त करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो ऑप्शन नंबर ए नेल्सन मंडेला, ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 3 महात्मा गांधी और अल्बर्ट जॉन। तो इसका जो आंसर है वो है नेल्सन मंडेला। साउथ अफ्रीका में जो रंगभेद को खत्म करने में सबसे बड़ी जो भूमिका निभाई थी वो थे नेल्सन मंडेला जी। इनके अलावा नेल्सन मंडेला जी को भारत रत्न सर्वोच्च पुरस्कार भी प्राप्त है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किसे 1909 में कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन के साथ व्यवहारिक वायरलेस टेलीग्राफी के विकास के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? विलियम रोएंटजन, जी मार्कोनी, जॉन मिशेल, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट। तो इसका जो आंसर है जी मार्कोनी, इनको 1909 का नोबेल पुरस्कार मिला था फिजिक्स में। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है? यदि आर्थिक इकोनॉमिक्स साइंस की बात करें तो नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो वो है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, इसके द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। दुनिया का एकमात्र वैज्ञानिक कौन है जिसे रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? तो केमिस्ट्री में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो वैज्ञानिक है उनका नाम है फ्रेडरिक सेंगर। ठीक है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला की यदि बात करेंगे तो वो है मैडम क्यूरी, जिसे हम मैरी क्यूरी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है निम्नलिखित में से किसे 1930 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो भारत के किस व्यक्ति को 1930 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो उसका आंसर है आपका सीवी रमन। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सीवी रमन जी को रमन इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन रामकृष्ण, हरगोविंद खुराना और सुब्रमण्यन चंद्रशेखर। तो फिजिक्स में पहले भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है? तो उनका नाम है एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर को फर्स्ट नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले फिजिशियन है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो नोबेल पुरस्कार की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में गीतांजलि रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। सीवी रमन 1930 फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार, अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार, ये सभी मिले, लेकिन सत्यजीत रे को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है किस देश में सार्क सचिवालय का मुख्यालय स्थित है? सार्क की यदि बात करेंगे तो सार्क का जो हेडक्वार्टर है नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का संविधान कब लागू हुआ? तो यह वह तारीख है जिसे अब हम हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। यदि WHO का कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो 7 अप्रैल 1948 को लागू हुआ था
तो इसी 7 अप्रैल के दिन हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33, अक्टूबर 2022 में अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष कौन सा देश चुना गया? यदि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो भारत और फ्रांस ने मिलके 2015 में एक अलायंस बनाया था, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसमें अब भी 192 के समथिंग देश हो चुके हैं, सॉरी 192 नहीं, 92 के समथिंग देश हो चुके हैं। तो इसकी जो अध्यक्षता 2022 में करी थी वो है आपके भारत है, मतलब इंडिया ने इसकी अध्यक्षता करी थी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, देश की स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए और छात्रों की शिक्षा पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए भारत सरकार को 500 मिलियन का ऋण किसने दिया था? तो वो ऋण जो उपलब्ध करवाया था एशियाई विकास डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक जिसे हम एडीबी के नाम से जानते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर इसका मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1982, 1978, 1956 तो 1989। तो इसका आंसर है 1989, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हम्पी जो शामिल किया गया है वो किस वर्ष में शामिल किया गया? तो इसका जो आंसर है वो है 1986 में। हम्पी जो कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक स्थित है, तो हम्पी के जो मंदिर है उनको शामिल किया गया है 1986 में। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है कौन सा देश क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है? यदि क्वाड समूह की बात करें हम तो क्वाड में 4 देश आते हैं, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देश मिलकर क्वाड समूह की स्थापना करते हैं। इसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर कुछ कोई नहीं है, लेकिन इसकी जो 2024 में फॉरेन मिनिस्टर या विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई थी वो हुई थी टोक्यो जापान की यदि बात करेंगे तो यहाँ पर 2020 का ओलंपिक हो चुका है। यदि 2020 का ओलंपिक की बात करें तो 2024 की बात करते हैं। 2024 का ओलंपिक हुआ था पेरिस में, जो चल रहा है अभी पेरिस में। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? यूएनओ की आधिकारिक भाषा की बात करेंगे तो उसमें आपकी जापानी नहीं है, ठीक है, इसमें अंग्रेजी है, अरबी है, चीनी है। इसका आंसर हो जाएगा जापानी। इसके बाद है 39, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है? तो यदि यूएनओएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो इसमें 5 तो स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है 2 वर्ष, और जो 5 है ये स्थायी है। उसमें जैसे यूएसए हो गया, चाइना है, यूके है, फ्रांस है और रशिया है। ठीक है, तो ये 5 देश हो गए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन नंबर स्थायी सदस्य की सीट रखता है, तो इसमें से जापान, जर्मनी, कनाडा नहीं है, लेकिन फ्रांस इसके स्थायी सदस्य रखता है। इसमें हमने देख लिया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 के बाद अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया है रशिया ने कि 2 इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर हो जाएगा ये। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है निम्नलिखित में से किस कक्षा में उपग्रह भूमध्य रेखा से ठीक ऊपर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? तो ये भू स्थिर कक्षा रहती है जो पृथ्वी से 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पे होती है। यहाँ पर ही उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम था? तो भारत का पहला यदि अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम जिसमें मनुष्य बैठ के जा रहे हैं तो वो वाला है गगनयान 2024। इसके अलावा चंद्रयान 1, मंगलयान और
शुक्रयान, ये तीनों जो है बिना मनुष्य के ले जाए जाने वाले उपग्रह थे, अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम थे ये। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। इसरो ने दिसंबर 2020 में 42वां संचार उपग्रह लॉन्च किया था, तो उसका नाम था CMS-01। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है CSIR, एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारत में सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है। तो CSIR का फुल फॉर्म क्या है? CSIR CSIR का फुल फॉर्म देखेंगे तो अंतरिक्ष और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, अंतरिक्ष और औद्योगिक अनुसंधान केंद्र, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद या चैम्बर ऑफ स्टेट और इंडस्ट्रियल रिसर्च है। तो इसका जो आंसर है वो है वैज्ञानिक और अनुसंधान औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। 1975 में भारत द्वारा प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? तो उस कृत्रिम उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट, जो 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। यदि बात करें 1969 की, तो 1969 में तो इसरो की स्थापना होती है। इसरो की स्थापना, इसका इसरो का जो हेडक्वार्टर, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इसरो की स्थापना के 6 साल बाद भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च की थी, जिसका नाम था आर्यभट्ट। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम नहीं है, तो इसमें जो बाइडो है ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, जिसे हम जीपीएस के नाम से जानते हैं। जीपीएस मतलब कि ये तो एक यूएसए का जीपीएस है, गूगल जीपीएस। इसके अलावा बाइडो जो है वो चाइना का है, गैलीलियो जो है ये यूरोप का है, इसके अलावा ग्लोनास जो है वो रशिया का है, लेकिन जो भूवी के वो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम नहीं है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में इसरो छोटे उपग्रह प्रक्षेपण वाहन के लिए दूसरा प्रक्षेपण बंदरगाह स्थापित कर रहा है? यदि हम बात करें तो अभी ओडिशा के चांदीपुर से हम मिसाइलें लॉन्च करते हैं। इसके अलावा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। इसी का एक ऑप्शन बना रहे हैं कि तमिलनाडु में एक छोटा सा उपग्रह केंद्र या उपग्रह स्टेशन बनाएंगे, जहाँ पे से इसरो अपनी सैटेलाइट से लॉन्च कर सकेगा। इसके बाद देखेंगे GSAT-30 क्या है? एक उपग्रह है, लेकिन कौन सा उपग्रह है? तो ये वाला जो उपग्रह है वो संचार उपग्रह है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। इसरो किससे संबंधित है? तो इसरो की बात करी थी हमने, तो अंतरिक्ष अनुसंधान में काम करने वाला संगठन है इसरो। तो इसका ऑप्शन नंबर C आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51। भारत की कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी-2 कहाँ से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो यदि हम देखते हैं कि भारत में जितनी भी मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जाता है वो चांदीपुर से किया जाता है, चांदीपुर ओडिशा से, और श्रीहरिकोटा से मिसाइल सैटेलाइट लॉन्च की जाती है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, सितंबर 2022 में निम्नलिखित में किसे नए चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया? तो CDS एक पद है भारत का जो तीनों सेनाओं का समन्वय करके चलता है। इसमें जो फर्स्ट CDS थे वो थे भारत के विपिन रावत जी, जिनकी डेथ हो चुकी थी हेलीकॉप्टर क्रैश में। इसके बाद जो CDS बनाए गए थे वो थे अनिल चौहान जी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन भारत में एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम का निर्माता है? यदि इंटीग्रेटेड टारगेटेड मिसाइल की बात करें तो 5 मिसाइलों के नाम देखते हैं, जिनको डेवलप करने में सबसे बड़ा नाम जो निकल के आता है वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का, जिन्होंने 5 मिसाइलों को डेवलप किया था, जिसमें पहली थी पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और अस्त्र। ये 5 नामों की मिसाइल उन्होंने लॉन्च की थी। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे DRDO की। तो DRDO का पूछा है कि DRDO का फुल फॉर्म क्या है? तो DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे 55। ऊर्जा और संसाधन संस्थान और NDMA ने अगस्त 2020 में अचानक बाढ़ या किसी बारिश के बारे में स्थानीय अधिकारी को सचेत करने के लिए गुवाहाटी के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली FEWS शुरू की थी। तो जो उसमें NDMA है, NDMA का फुल फॉर्म पूछा है, तो NDMA का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसके अध्यक्ष मूलभूत रूप से कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। इसके बाद बात करेंगे जनवरी 2021 में रक्षा अनुसंधान DRDO ने के सहयोग से भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल अस्मी विकसित की थी।
तो ये किसके सहयोग से विकसित की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महू। महू का इन्फेंट्री स्कूल है, इसकी स्थापना इसकी हेल्प से अस्मी नाम की एक पिस्टल विकसित की थी। यदि हम बात करेंगे महू का, तो महू मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से कुछ दूरी पे है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है, सिटी के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर। इसका आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57। एबीएम का अर्थ क्या है? तो एबीएम की यदि बात करेंगे तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल इसे हम बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। डीआरडीओ का पूर्ण रूप क्या है? तो डीआरडीओ का पूर्ण रूप हमने देख चुके हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की यदि बात करेंगे तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। भारत का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है, तो इसका जो आंसर है वो है तेजस। तेजस भारत का हल्का लड़ाकू विमान है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा की बात करेंगे तो ये भारत का जो है फर्स्ट जो परमाणु परीक्षण किया था हमने, परमाणु परीक्षण 1975 के समथिंग, उसका जो ऑपरेशन का कोड नेम था वो कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61। कर्णम मल्लेश्वरी किस ओलंपिक खेलों में ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी थी? यदि ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक में सबसे पहला जो वुमेन्स की तरफ से पदक लेके आई थी वो थे कर्णम मल्लेश्वरी, जो सिडनी 2000 ओलंपिक खेल में कांस्य पदक जीता था इन्होंने। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा 2019 में अर्जुन पुरस्कार का प्राप्तकर्ता नहीं है। स्वप्ना बर्मन, मेजबान पटेल, रविंद्र जडेजा और पूनम यादव। तो इसमें से जो मेजबान पटेल है इनको 2019 का खेल अर्जुन अवार्ड नहीं मिला है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है कि इसने 2003 में पेरिस में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। पीटी उषा, अंजू बॉबी जॉर्ज, कृष्णा पुनिया और सीमा पुनिया। तो ये सारे एथलेटिक्स से संबंधित महिलाएं हैं भारत की। इसमें से जो अंजू बॉबी जॉर्ज है इन्होंने 2003 का पेरिस ओलंपिक में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 64। कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? ओलंपिक खेलों के स्थानों के बारे में पूछा है कि कौन सा ओलंपिक की इस जगह नहीं होता। तो 2018 का जो शीतकालीन ओलंपिक खेल था वो प्योंगचांग चाइना में हुआ था, ये बात सच है। 2014 का शीतकालीन ओलंपिक खेल सोची में हुआ था, ये बात भी सही है। इसके अलावा 2022 का शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग में हुआ था, ये बात भी सच है। लेकिन 2010 का शीतकालीन ओलंपिक लंदन में हुआ था, ये गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। साइना नेहवाल ने किस वर्ष व्यक्तिगत महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता में ओलंपिक कांस्य पदक जीता था? 2012, 2016, 2008 और 2004। तो साइना नेहवाल इंडिया की बैडमिंटन खिलाड़ी है जिन्होंने 2012 के ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट कि 1948 में जो ओलंपिक हुआ था उसका स्थल कौन सा था? मेलबर्न, लंदन, रोम और एथेंस। तो जो 1948 का जो ओलंपिक हुआ था वो हुआ था लंदन में। इसका आंसर हो जाएगा लंदन। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे 2024 के? तो 2024 के जो ओलंपिक अभी चल रहे हैं वो चल रहे हैं आपके पेरिस में, जहां से हमारे इंडिया के लिए फर्स्ट मेडल आ चुका है। फर्स्ट मेडल जो है वो निशानेबाजी में आया है। पहली बात तो है कि कौन से खेल से आया था, निशानेबाजी से। दूसरी बात है कौन सा मेडल आया है, तो वो आया है ब्रॉन्ज मेडल। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी, कौन लेकर आया है इसे, तो मनु भाकर ने जीता है। ये हरियाणा की खिलाड़ी है, इनका संबंध हरियाणा राज्य से। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। भारतीय ओलंपिक संघ IOA का गठन किस वर्ष हुआ था? 1929, 27, 26 और 30। इसका जो आंसर है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी 1927 में हुई थी, 1927। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। और भारतीय ओलंपिक किस वर्ष एसोसिएशन का गठन हुआ था? इसका आंसर यही वाला सेम है, 1927। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। ओलंपिक खेल प्रत्येक कितने वर्ष में आयोजित किया जाता है? तो जो ओलंपिक खेल होते हैं वो हर 4 साल में आयोजित किया जाते हैं। इसके पहले जो 2020 में ओलंपिक होने वाले थे, टोक्यो ओलंपिक, जो कोरोना की वजह से पोस्टपोन हो चुके थे, उसके बाद 2021 में इसका आयोजन हुआ था।
इसके बाद जो 2024 के ओलंपिक हो रहे हैं वो पेरिस ओलंपिक हो रहे हैं। पेरिस ओलंपिक की बात करते हैं तो ये 33 नंबर के ओलंपिक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे साई भारत की सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल संस्था है, साई का पूर्ण रूप क्या है? तो भारत में यदि खेल की सर्वोच्च सबसे बड़ी संस्था की बात करें तो साई है, जिसका फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है भारत की नई दिल्ली। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, खेलों की सर्वोच्च संस्था भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष की गई? 1961, 1990, 1990, 1984 और 1982। तो इसका जो आंसर है 1982, साई की स्थापना 1982 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। तो ये ये पूछने जा रहा है कि जो अभी भारत में देहरादून में इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसका जो पहले नाम था इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना है वो की गई थी 1906 में। 1906 में की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1906। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी लोकेटेड? राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो भारत में यदि खेलों में डोप टेस्ट या कोई ऐसा खिलाड़ी जो ड्रग या फिर कोई केमिकल या स्टेरॉइड के द्वारा अपनी परफॉर्मेंस में इजाफा करता है तो उसके लिए एक टेस्ट किया जाता है, डोप टेस्ट। उसका जो परीक्षण किया जाता है वो है नेशनल न्यू दिल्ली में। इसके अलावा नाडा में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा के नाम से जानते हैं हम इसे। इसके अलावा एक और जो वाडा है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। जो इंटरनेशनल डोप टेस्टिंग एजेंसी वो है कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गुजरात इज द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लोकेटेड? तो नदी का नाम पूछा है, यदि आपको जानकारी होगी तो 182 मीटर की ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनाई गई है गुजरात में। वो किस नदी के किनारे है? तो वो नदी का नाम है नर्मदा नदी के किनारे। स्थान की यदि हम बात करेंगे तो स्थान है वो गुजरात का केवड़िया स्थान। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये चीज बताना है कि वो 182 मीटर ही क्यों रखा है उस जो स्टेचू उसकी ऊंचाई। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको सर्च करिए और इसके सर्च करने के बाद कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना कि 182 मीटर ही क्यों रखी गई है। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा है हरित क्रांति से जुड़ा मुद्दा ये संस्थान में से भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ पर है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये है नई दिल्ली में। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कृषि अनुसंधान परिषद है या फिर अनुसंधान संस्थान है। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 77। नेपाल का निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय नागरिक की कोई शाखा नहीं है? तो इसका जो आंसर है ललितपुर। ललितपुर जो जिला है वो which of the following cities of Nepal does not have a branch of Indian citizens? एसोसिएशन ऑफ नेपाल, नेपाल का कौन सा जिला है जो भारत के नागरिकों के लिए नहीं है? तो वो ललितपुर। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 78। फुल फॉर्म ऑफ CIBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इशू रिलेटेड टू कास्ट। ये गलत है क्योंकि ऐसा कोई सा बोर्ड नहीं बना इंडिया में जो कास्ट के लिए बनाया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करेंगे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड कमेटी। CBI की जरूर हम बात करते हैं लेकिन CBI अपने आप में एक पूरा चीज बना के रखा के CBI है, तो उसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड कमेटी, जैसी कोई चीज नहीं है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, तो इसका भी गलत है आंसर के, ये भी चीज नहीं है। लेकिन इसका जो आंसर है सही है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। इसका जो फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 79। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया विल होस्ट द 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप? तो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप को जो होस्ट किया था वो है भुवनेश्वर। राउरकेला, ये जो शहर इन्होंने होस्ट किया था, और जो ये सारे शहर है वो है उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी नाम से आपने सुना होगा, जगन्नाथपुरी में रथ मंदिर भी है, जगन्नाथपुरी मंदिर भी है। इसके अलावा जगन्नाथपुरी मंदिर की जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 80 पे। न्यू डेवलपमेंट बैंक
एनडीबी इज ए मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक एस्टेब्लिश्ड इन 2014. हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ एनडीबी? तो नेशनल डेवलपमेंट बैंक में कितनी कंट्रीज है? तो वो 5 कंट्रीज है इसमें नेशनल डेवलपमेंट बैंक में. नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 81. इन विच सिटी इन कामाख्या टेम्पल लोकेटेड? तो कामाख्या टेम्पल भारत के असम राज्य, उत्तर पूर्वी जो राज्य है असम, उसमें गुवाहाटी में स्थित है कामाख्या टेम्पल. इसका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी. नेक्स्ट है हाउ मेनी यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट और इन इंडिया? तो भारत में ऐसी कितनी नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो नेचुरल है? इसमें हम देखते हैं तो 7 ऐसी साइट से निकल कर आती है जो प्राकृतिक है. तो इसका आंसर हो जाएगा ए. इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 83. द ओपन हैंड माउंटेन इन चंडीगढ़ वाज डिजाइन बाय? जो ओपन हैंड माउंटेन है मॉन्यूमेंट है चंडीगढ़ में, उसको किसने डिजाइन किया? तो वो डिजाइन करने वाले व्यक्ति का नाम है ले कॉर्ब्यूजियर. नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 84 पे. क्वेश्चन नंबर 84. द घूम मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन विच सिटी या फिर इन विच स्टेट? इसका जो आंसर है वो है दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में घूम मठ है. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है 85. क्वेश्चन नंबर 85. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन सबरीमाला श्री धर्म संस्था टेम्पल? सबरीमाला मंदिर का नाम आपने सुना होगा. तो ये जो है वो है केरला में, केरला. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 पे. क्वेश्चन नंबर 86 से पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन श्री ब्रह्मरंबा मल्लिकार्जुना मंदिर कहाँ स्थित है? तो श्री सेलम की पहाड़ियों पर श्री मल्लिकार्जुन है, वो है आंध्र प्रदेश में. इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87. इन विच ईयर वाज द मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी? जो समुद्री उत्पाद रहते हैं उसके लिए जो एक्सपोर्ट करने के लिए अथॉरिटी है वो कब बनाई गई थी? तो वो ऑप्शन नंबर डी 1972 में. वेयर इज कंदरिया महादेव टेम्पल? कंदरिया महादेव टेम्पल की हम बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों के द्वारा बनाए गए मंदिर थे. कंदरिया महादेव टेम्पल बोल सकते हैं या फिर खजुराहो के टेम्पल बोल सकते हैं, मतंगेश्वर महादेव टेम्पल, ये सारे खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है. इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है मोढेरा, वो गुजरात में सूर्य मंदिर है. इसके बाद औरंगाबाद में अजंता एलोरा की गुफाएं आपको देखने को मिल जाएगी. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89. क्वेश्चन नंबर 89 पे फोडोंग मठ कहां पर स्थित है? सिक्किम, बिहार, लद्दाख और मध्य प्रदेश. तो इसका जो आंसर है वो है सिक्किम. फोडोंग मठ कहां पर है? सिक्किम में. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90. क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है व्हेन वाज द फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स, जिसे फिक्की के नाम से जानते हैं, तो ये फिक्की जो बना था वो कौन से सन में बना था? तो ऑप्शन नंबर 1927 सी, 1927 में बनाया गया फिक्की संगठन था जो उद्योगपतियों का संगठन था. इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट 91. क्वेश्चन नंबर 91. स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि या फिर मृत्यु दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 4 जुलाई के दिन इनको सेलिब्रेट किया जाता है. स्वामी विवेकानंद जी से यदि एक बात याद रखनी तो वो है 1992 में इन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था. इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे पैरट ऑफ इंडिया. किस पैरट ऑफ इंडिया के नाम से किसने जाना जाता है? अमीर खुसरो, लता मंगेशकर, पंडित रविशंकर और कालिदास. तो जो भारत के शेक्सपियर यदि माने जाते तो वो तो है भारत के कालिदास, जो गुप्त शासन के टाइम पीरियड में है. इसका आंसर है अमीर खुसरो, जिसे पैरट ऑफ इंडिया कहा जाता है. स्वर कोकिला के नाम से जाने जाने वाले हैं लता मंगेशकर जी, और पंडित रविशंकर सितार वादक. तो ये चीजें हमको याद रखनी है. इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93. क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज ए रोमन कैथोलिक मिशनरी हु वर्क इन बंगाल फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ. अपना जीवन का अधिकतर समय इन्होंने बंगाल में दिया है. तो ऐसे कौन से व्यक्ति है? तो इसका जो आंसर है वो मदर टेरेसा. इन्होंने इनके बारे में याद रखना है तो 1917
1917 को जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी जो पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी वो है मदर टेरेसा। और 1917 के बाद 1925 में सरोजिनी नायडू के पास ये अध्यक्षता आई थी। तो सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला अध्यक्ष थी और ये 1917 में मदर टेरेसा पहली महिला अध्यक्ष थी। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग डांसर वाज कॉल्ड टू परफॉर्म एट कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ इन 1953। तो इसमें जो एलिजाबेथ द्वितीय की जो राज्याभिषेक हुआ था उसमें जो अपनी प्रस्तुति दी थी वो कौन है? तो कमला लक्ष्मी नारायण, मृणालिनी, साराभाई, रुक्मणी देवी अरुंडेल और सितारा देवी। इसका जो आंसर है वो है कमला लक्ष्मी नारायण। इसके बाद देखेंगे 95 क्वेश्चन नंबर 95। सोनल मानसिंह पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण अवॉर्डी is an accomplished dancer of which of the following dances in India to भरतनाट्यम। तो इसमें जो पूछा है कि एक तो पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित सोनल मानसिंह जी है, ये भरतनाट्यम के साथ साथ कौन सा एक और नृत्य करती है? तो ये ओडिशा के साथ जुड़ी हुई है। यदि देखेंगे तो भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं हम। इसमें से एक हो गया आपका सत्रिया, एक ओडिसी, मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथकली, कथक और कुचिपुड़ी। यदि कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश से रिलेट करता है, सत्रिया असम से, ओडिसी ओडिशा से, मणिपुरी मणिपुर से, भरतनाट्यम तमिलनाडु से, केरला से मोहिनीअट्टम। ये सारे शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है हमारे भारत में? 8। बाकी जब जितने भी है वो है फोक डांस या लोकगीत या लोक संगीत या लोक नाट्य। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96, इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट। वहां पर जो प्रस्तुति के लिए बुलाए गए थे तो वो कौन थे? तो बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई वादक है, बिस्मिल्लाह खान, इनको लिंकन हॉल में प्रस्तुति देने के लिए बुलाया गया था। शहनाई वादक है। इन्होंने शहनाई को जो पहले शादी समारोह या इसी में इनकी प्रस्तुति हुआ करती शहनाई की, इसको उठाकर इन्होंने एक कॉन्सर्ट हॉल तक ले जाने का काम किया था। तो सबसे ज्यादा योगदान जो शहनाई में दिया है वो बिस्मिल्लाह खान ने दिया है। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। भारत के उड़न सिख कहे जाने वाले कौन है? तो वो है मिल्खा सिंह जी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटी इज एन फेमस प्लांट फिजियोलॉजिस्ट एंड फिजिसिस्ट। फादर फिजियोलॉजिस्ट एंड फिजिसिस्ट कौन थे? तो वो है जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस, जिन्होंने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। पेड़ों की जो लंबाई नापने में काम आता है, जेसी बोस। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 99, इन विच ईयर वाज मोहनदास करमचंद गांधी बोर्न। यदि गांधी जी की बात करेंगे तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 1989 में 2 अक्टूबर 1989 में इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा चंपारण सत्याग्रह 1917 की ही बात करेंगे तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया। उसके अलावा 1919 रोलेट एक्ट के खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन किया। 1920 में असहयोग आंदोलन और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। तो ये मेन पॉइंट थे गांधी जी के बारे में। इसके बाद आज का जो लेक्चर है उसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 100, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ फेमस इंडियन कोरियोग्राफर। यदि इंडियन कोरियोग्राफर की बात करें तो बॉलीवुड में सरोज खान जी का नाम याद आता है कि सरोज खान जी है डांस सिखाने के लिए कोरियोग्राफी करते हैं। तो इसी के साथ जो आज हमारे स्टैटिक जीके के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद 3000 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं 300 डे हार्ड चैलेंज के। तो इसी के साथ जुड़े रहिए कल्पाक्ष के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।